करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण किस वर्ष करवाया था। देखिए फ्रेंड्स, फालतू प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स में दी गई हैं और फ्रेंड्स बीपीएससी अब तक जिन प्रश्नों को पूछा है, हम लोग फ्रेंड्स उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक है, तो शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है कि किस वर्ष करवाया था? क्या 1638 में, या 1636 में, या 1648 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है कि 1648 ईस्वी में जो है कि करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपके बिहार एससीईआरटी की बुक में हिस्ट्री में ये जो है कि दिया गया है। ठीक है, देखिए शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नवीन नगर की स्थापना 1648 में की, जहां प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण करवाया गया। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जो अपने निर्माण काल से शक्ति और सत्ता का केंद्र बना हुआ है। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, उसमें जो है कि कोई दो राय नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स में जो है कि डायरेक्टली नहीं दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ से प्रश्न जो है कि पूछा जाता है, और ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स में इनका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स देखिए, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? क्या लॉर्ड क्लाइव को, या सर लियोनिन कॉर्टिस को, या लॉर्ड मैकाले को, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, द्वैध शासन का जनक जो है कि सर लियोनिल कार्टिस को जो है कि माना जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर आप देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि बीपीएससी प्री 2016 में ये प्रश्न जो है कि पूछ लिया गया था। देखिए, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, सर लियोनिल कार्टिस को। ठीक है, और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई। इसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय एवं हस्ताक्षरित विषय। ठीक है, तो इसके बारे में फ्रेंड्स आपको जो है कि जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम लेती है। बीपीएससी जो है कि मेन एग्ज़ाम अपने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछती है, वहाँ से फ्रेंड्स डायरेक्टली प्रश्न जो है कि आपके बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है कि इसके साथ में फ्रेंड्स एनसीईआरटी और एससीईआरटी के साथ में आपको जो है कि इन प्रश्नों से भी रूबरू जो है कि होना पड़ेगा। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था? यानी कि ये जो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली है, ये किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था? क्या वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, या लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में, या लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अस्थाई बंदोबस्त था, ये जो है कि किसके कार्यकाल में जो है कि प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में जो है कि प्रारंभ किया गया था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में जो है कि ये प्रारंभ किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस फ्रेंड्स आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी का जो है कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये सभी प्रश्न में मिलता है। और ये दोनों ऑप्शन फ्रेंड्स आपके आसान प्रश्न को भी जो है कि हार्ड बना देता है। ठीक है, अगर आपको फ्रेंड्स एग्जैक्ट प्रश्न पता है तभी फ्रेंड्स आप जो है कि प्रश्न को सही कर पाएंगे। थोड़ी बहुत अगर अधूरी आपके पास जानकारी है तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर फ्रेंड्स अब देखिए स्थायी बंदोबस्त ये जो है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में जो है कि प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पर पूछा गया था, तो यूपी लोअर सब प्री 2008 में जो है कि ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि इनका जिक्र देखिए आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स में दिया गया है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की उच्चतम निष्क्रियता नीति जॉन लॉरेंस सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली से तथा व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1884 से 1888 में की थी। यानी कि ये प्रश्न बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है कि की गई थी, तो वो था फ्रेंड्स आपका लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब था, कब से कब तक, तो 1884 से 1888 तक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1885 में। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो ये भी जानकारी आपको याद रखना है। और यहाँ से आपके जो है कि TRE 3.0 PIT में प्रश्न पूछा गया था। देखिए निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। यानी कि फ्रेंड्स जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो है कि विभिन्न महान व्यक्तियों ने विभिन्न जगहों से अपना नेतृत्व दिया। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। क्या अजीमुल्ला थे, या तात्या टोपे थे, या नाना साहब थे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इलाहाबाद में 1857 की क्रांति के नेता फ्रेंड्स मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे, ध्यान से देखिएगा, मौलवी लियाकत अली थे। और मौलवी लियाकत अली आपके फ्रेंड्स किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, तो यूपी PCS मेंस में। देखिए फ्रेंड्स IAS PCS का एग्ज़ाम जो है कि बहुत ही उच्च लेवल का एग्ज़ाम होता है, और उसमें देखिए ये मेंस में प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। देखिए निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ऑप्शन नंबर डी मौलवी लियाकत अली। यहाँ पर देखिए इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। तो ये जानकारी आपको फ्रेंड्स पता होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके ठीक बाद बंगाल में कौन सी घटना हुई थी, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या सन्यासी विद्रोह, या संथाल विद्रोह, या पावना उपद्रव, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नील उपद्रव हुआ था। कौन सा, तो नील जो है कि उपद्रव हुआ था। ठीक है, और नील उपद्रव आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये प्रयास किया हूँ कि आपकी जो है कि प्रैक्टिस सेट करने का जो तरीका है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, प्रश्न आपके आसान है, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे फंसाया हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ से 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी नील उपद्रव। अब यहाँ पे नील उपद्रव के बारे में देखिए IAS प्री ये जो है कि 1994 में प्रश्न पूछा गया है, और भी साल में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1763 से 1800 में। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56 में। तो ये जो है कि आपका TRE 3.0 री एग्ज़ाम PIT में ये प्रश्न पूछा गया था संथाल विद्रोह के बारे में। ये 1855 और 56 आप याद रखिएगा। और पावना उपद्रव की बात करेंगे तो 1873 से 1876
76 में हुआ था, जबकि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व यहाँ पे नेता थे। ठीक है, तो यहाँ से ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो 1857 में हुई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आसान तरीके से आपको याद रखना है 1857। ठीक है, 1857 में ही भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, ये 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ से इसके बारे में अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है कि डायरेक्टली बुक से ही प्रैक्टिस सेट आपको करवा देता, लेकिन ये सामने जो आपका आंसर है इससे जो है कि आप प्रैक्टिस सेट नहीं कर पाएंगे, तुरंत जो है कि आपका आंसर दिख जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले उनको टाइपिंग करते हैं, फिर उसके बाद ये आपको दिखाते हैं कि ये इस एग्ज़ाम में जो है कि कब और कब पूछा गया। ठीक है, देखिए RSRTS प्री 2010 में ये पूछा गया है, और यहाँ से देखिए 1857। अब इसके थोड़ा जानकारी इसमें ले लेते हैं। देखिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। तो ये जानकारी आपको फ्रेंड्स पता होनी चाहिए। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए फ्रेंड्स जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, इसमें लगभग जो है कि फ्रेंड्स 50 से 60 अधिवेशन हुए थे, लेकिन फ्रेंड्स लास्ट वाला पूछ लेता है, पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत करेगा तो चौथा और पाँचवा। तो फर्स्ट से आपको 4-5 याद रख लेना है और लास्ट वाला याद रखना है। और उसमें महत्वपूर्ण जो मांग की गई थी, जैसे स्वराज की मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, वैसे अधिवेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फ्रेंड्स पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, आपको याद रखना है। और यहाँ से फ्रेंड्स इनके बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी आपको दिखाने का जो है कि प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 जो है कि प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी ने की थी, तथा इसमें प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। तो ये जानकारी WC बनर्जी, और यहाँ पे आप जो है कि देखने का प्रयास करिएगा तो इसमें WC बनर्जी शायद जो है कि हम यहाँ पे टाइप भी किए थे, तो WC बनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? यानी कि फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन एक वायसराय था, और इसके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण वो कौन सी घटना थी उसको हमें जो है कि बताना है। ठीक है, क्या ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना ये लॉर्ड डफरिन के वायसराय के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना थी, या रामकृष्ण मिशन की स्थापना, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन जब वायसराय था तो इसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, और इसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यों की संस्था है। तो ये भी जानकारी आपको जो है कि पता होना चाहिए। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए 27वां अधिवेशन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस स्थान पर हुआ था? अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये प्रश्न पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन फ्रेंड्स आपका जो है कि बिहार के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? बांकीपुर में हुआ था, और ये बांकीपुर स्थान कहाँ पर है? तो ये बिहार में है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है कि आसान प्रश्न को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपकी जो है कि प्रैक्टिस सेट मजबूत हो जाए, ये करने का जो है कि प्रयास किया हूँ। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर। देखिए 53वां और 55वें बीपीएससी प्री 2011 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। और देखिए यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, जो कि बिहार में है, संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने किया था, ठीक है। इसी अधिवेशन में ए ओह्यूम को कांग्रेस का पितामह कहा गया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, इसको आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी। यानी कि कांग्रेस का बंटवारा दो भागों में, नरम दल एवं गरम दल के नेताओं के बीच फूट हो गई थी। ये जो है कि आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, क्या लाहौर अधिवेशन में 1911 में, या लाहौर अधिवेशन 1909 में, या कराची अधिवेशन 1913 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में जो है कि उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में कांग्रेस आपकी विभाजित हुई थी पहली बार, ठीक है। फर्स्ट बार यहाँ पे जो है कि इनका विभाजन हुआ था, ये जो है कि आपको सूरत अधिवेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, सूरत अधिवेशन 1907 में। तो ये भी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और देखिए, वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गए थे कौन से अधिवेशन में? तो वो था 23वां अधिवेशन। कहाँ पर हुआ था? सूरत में। कब हुआ था? 1907 में। तो उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। और देखिए, सम्मेलन में उग्रवादी नेताओं 1906 में पास कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। और यहाँ पे अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? यानी कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपका जो है कि 1916 लखनऊ अधिवेशन में जो है कि कांग्रेस के जो है कि 1916 में हुए लखनऊ अधिवेशन में जो है कि होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको जब देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से ये 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। और यहाँ से देखिए, लखनऊ के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। और यहाँ से देखिए, टी.एस. अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना से संबंधित है। और देखिए, तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। तो यहाँ से ये जानकारी फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए। और देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में
महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था। यानी कि ये प्रश्न साफ साफ तौर पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका लैंग्वेज ये है, कहने का मतलब ये है इस प्रश्न का कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे उस समय जो है कि किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का जो है कि प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जो है कि इसको देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यूपी पीसीएस प्री 2002 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और ये बीपीएससी के जो है कि 45वीं में, 53वीं में, 55वीं में ये 3-4 बार जो है कि प्रश्न पूछा गया। देखिए दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओपिनियन। ठीक है, यहाँ से देखिएगा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। और यहाँ से देखिए ये जो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार था यह किस भाषा में, गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा 1904 में डबरन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी किए थे। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1936 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, स्वामी सहजानंद। ठीक है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सहजानंद को चुना गया था। ठीक है, सहजानंद को जो है कि चुना गया था। और सहजानंद आपके फ्रेंड्स किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब इसको भी अगर आप देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए बिहार पीसीएस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ से 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद सरस्वती। और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था तथा अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का जो है कि अध्यक्ष इन्हीं को जो है कि चुना गया था। किनको, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और देखिए यहाँ से वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। यानी कि फ्रेंड्स देखिए जब सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में कांग्रेस को छोड़े थे तो उसके छोड़ने के बाद जो है कि किस दल का स्थापना किए थे या किस दल की स्थापना किए थे, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक फ्रेंड्स आपका जो है कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये कहाँ पर, आईएएस प्री 2005 में। देखिए यहाँ से वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक। अब यहाँ से इसको देखेंगे तो 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। तो ये बिहार से संबंधित है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। ठीक है, क्या फ्रेंड्स वो कलकत्ता का 1911 का अधिवेशन था जिसमें चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था, या पटना 1912, या रामगढ़ 1940, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए फ्रेंड्स 1916 का वो लखनऊ अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है कि चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। और यहाँ से देखिए ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर हेड मास्टर में 19/12/2023 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसके जो है कि निष्कर्ष तक हम लोग पहुँचेंगे। तो देखिए वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि ने चंपारण की समस्या को लेकर गांधी जी से मुलाकात की तथा गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया। शुक्ल जी के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 के चंपारण आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। तो ये जो है कि जो राजकुमार शुक्ल थे ये चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। और उसी लखनऊ अधिवेशन में फ्रेंड्स ये जो है कि महात्मा गांधी को बिहार आने का अनुरोध किया था और इनके अनुरोध पर जो है कि महात्मा गांधी जी जो है कि 1916 के बाद 1917 में चंपारण आंदोलन का जो है कि सफल नेतृत्व किया था। तो ये जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स ये मल्चिंग जो है कि शब्द किस चीज़ की व्याख्या करता है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन क्या है, फसलों के बीच खाली जमीन को प्रवाल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना, खाली ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल लगाना। ऑप्शन नंबर सी है कंटूर को पत्थरों घास आदि से ढकना। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स हम लोग फालतू चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं हम लोग फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, फसलों के बीच खाली जमीन को प्रवाल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। इसका जो है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जो है कि प्रश्न कहाँ पर दिया गया है, तो फ्रेंड्स जब आप जाएंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक में, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये आप जो है कि देखिए मल्च बनना, यही है फ्रेंड्स मल्चिंग, ठीक है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय में ये जो है कि मल्च बनाना, तो यही है मल्चिंग। देखिए इसमें होता क्या है, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो यहाँ से ये जो है कि प्रश्न में बनाया हूँ, ठीक है। आप जो है कि फ्रेंड्स देखिए ये जो चीज़ों को मैं प्रश्न के बाद जो ये आपका जो है कि दिखाता हूँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में कि यहाँ से प्रश्न बनाया गया है, तो आप उन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। और जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फ्रेंड्स आप जो है कि रिवीजन करने में आपको जो है कि बढ़िया रहेगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो राष्ट्रीय उद्यान में जो है कि किनको सुरक्षा दी जाती है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। केवल जंतु जात को या केवल पादप जात को या संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें जो है कि सुरक्षा किनको दी जाती है, सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखिए ऑप्शन ए को देखिए, केवल जंतु जात को। तो फ्रेंड्स केवल आपको सीटेट का एग्ज़ाम आपने दिया होगा, तो केवल शब्द हमेशा जो है कि नकारात्मक होता है, ठीक है। तो केवल जो है कि ये आपका ऑप्शन गलत है, ये भी आपका जो है कि गलत है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को जो है कि सुरक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि प्रश्न कहाँ से बनाया गया है, तो ये देखिए फ्रेंड्स अगर आप जो है कि एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, देखिए हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं, तो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की
पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। तो यहाँ से जो है कि ये प्रश्न आपका बनाया गया था, ठीक है। और फ्रेंड्स आप जो है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के उस एनालिसिस को आप नहीं देखे हैं, ज्योग्राफी हो या साइंस हो या हिस्ट्री हो, तो उनको आप जो है कि हमारे इसी चैनल पे जाके देख लीजिएगा। मैं TRE 1 के, TRE 2 के और TRE 3 के PRT के प्रश्नों को, 6 to 8 के प्रश्नों को प्रूफ के साथ में दिखाया हूँ कि ये प्रश्न आपका इस जो है कि इस क्लास के NCERT या SCERT बुक से पूछा गया है, ठीक है। तो वो देख लेंगे तो आपको जो है कि और भी आसान हो जाएगा कि हमें जो है कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। देखिए 3 नंबर का प्रश्न क्या है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये जो है कि देखिए बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखिए फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं, अगर आप सिर्फ केवल NCERT बुक को पढ़ेंगे तो आप जो है कि NCERT में आपको बिहार स्पेशल के जो 5 या 6, 7 या 10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वो आप जो है कि उसको मिस कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग SCERT और NCERT दोनों आधारित हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इससे फ्रेंड्स आपको बिहार स्पेशल के भी प्रश्न मिल जाएंगे और NCERT वाले भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखिए बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, क्या मधुबनी में, क्या पश्चिमी चंपारण में, क्या पटना में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स बिहार के जो है कि भागलपुर जिले में, भागलपुर जिले में, देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न है BPSC का ये, बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो भागलपुर आपका जो है कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ई वाला। देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले देखिए ये आपकी बिहार SCERT की बुक है जियोग्राफी की। देखिए भागलपुर में सिल्क के कपड़े बनते हैं, ऐसी मेरी भाभी बताती हैं, इस बार संध्या बोली। यानी कि देखिए फ्रेंड्स NCERT और SCERT बुक देखिए आप पढ़ेंगे तो इसी तरह की होती है। देखिए ऊनी वस्त्र उद्योग जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा में बहुत है ना मैडम, इस बार रेणु बोली। तो कहानी की तरह बना के इसमें आपके जो है कि फैक्ट हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो ये फैक्ट को कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपके लिए खुद से बुक को पढ़ के जो जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं या पूछी जा रही हैं, मैं उनको इसी तरह से हाईलाइट करके प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको आपका जो है कि समय का बचत होगा और फ्रेंड्स आपके पास क्या होगा, एग्जैक्ट जो कंटेंट होता है जो पूछा जाता है वो आपको कम समय में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 4, देखिए टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या कोसी नदी पर टिहरी परियोजना स्थित है, या भागीरथी नदी पर, या सोन नदी पर, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो टिहरी परियोजना है ये आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी आपके जो है कि बिहार SCERT की बुक से बनाया गया है। देखिए मैं हमेशा बताता हूँ NCERT हो या SCERT, जो ब्रैकेट में करके क्या आप जानते हैं ये करके देता है, तो वो आपका जो है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। देखिए भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहीं से जो है कि मैं प्रश्न को बनाया था। देखिए क्या आप जानते हैं, यहाँ करके एक और दिया गया है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से साबरमती, माही, यमुना प्रमुख हैं। तो ये भी आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आपको प्रश्न आसान लग रहा होगा कि 4 जो है कि दिशाएं प्रमुख होती हैं, ठीक है। लेकिन टोटल 10 दिशाएं भी होती हैं, ये आपके जो है कि NCERT और SCERT में दिया गया है, ठीक है। देखिए ये आपका जो है कि उत्तर हो जाता है, ये आपका दक्षिण, इधर आपका पूर्व हो जाता है, इधर आपका पश्चिम हो जाता है। तो ये 4 मुख्य हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनकी बीच की भी ये रेखाओं को जो है कि इनके बीच की भी दिशाओं को इनमें काउंट किया जाता है। तो प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है।
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन इस दिशा के संबंधित आपके जो है कि SCERT बुक में क्या दिया गया है यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। तो ये आपका प्रश्न का आंसर है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इसके अलावा उत्तर तथा पूरब के बीच, उत्तर तथा पूरब के बीच जो है कि उत्तर पूर्व हो जाता है, पूरब तथा दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व हो जाता है, दक्षिण तथा पश्चिम के बीच में क्या हो जाता है, दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम तथा उत्तर के बीच क्या हो जाता है, उत्तर पश्चिम। और जबकि किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपके सिर के ऊपर, ठीक है, आपके सिर के ऊपर की एक दिशा जिसे जेनिथ, आकाश, और पैर के नीचे की जो है कि दिशा को क्या कहते हैं, नादिर या पाताल कहते हैं। ठीक है, इस तरह कुल 10 दिशाएं हो सकती हैं। तो 4 अगर आपके ऑप्शन में न हो तो 10 अगर ऑप्शन में हो तो आप 10 ट्रिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहने का इस प्रश्न का ये मतलब था, समझाने का भी ये मतलब था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि दिशाएं आपको रीजनिंग में भी काम आएंगे। ठीक है, देखिए रीजनिंग में अगर ये दिशा अगर आपको नहीं पता रहेगा तो रीजनिंग के जो है कि जो दिशा से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप उनको नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, और बीच में देखिए उत्तर पूर्व हो जाएगा, और इधर क्या हो जाता है, बीच में दक्षिण पूर्व, इधर दक्षिण पश्चिम हो जाता है, और इधर उत्तर पश्चिम हो जाता है। ठीक है, तो ये दिशा से रिलेटेड आपको जो है कि फैक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे देखिए 6 नंबर के प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए 6 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो क्या राजगीर में, बोधगया में, या पटना में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो संजय गांधी जैविक जो है कि उद्यान है, ये जो है कि आपके फ्रेंड्स पटना जो है कि नगर में स्थित है, बिहार के पटना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी कभी कभी बिहार स्पेशल के एक भी प्रश्न नहीं पूछता है, कभी कभी 10 प्रश्न पूछ देता है, कभी कभी 1-2 प्रश्न पूछता है। तो आपको जो है कि बिल्कुल जो है कि यहाँ पे अलर्ट रहना है। ठीक है, NCERT SCERT दोनों पढ़ के जाइए, और जहाँ से जो है कि प्रश्न आए तो जो है कि पेपर में फोड़ के आना है। ठीक है, इस बार यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है, पटना में है। ठीक है, देखिए लगभग 980 एकड़ क्षेत्र में विकसित है, और यह बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये जो है कि आपको फ्रेंड्स याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए कांवर झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है। यहाँ से इसके कांवर झील के बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। और देखिए यहाँ से इनमें पटना संजय गांधी जैविक उद्यान, तो संजय जो है कि संजय गांधी जैविक उद्यान ये कहाँ पर है, तो पटना नगर में है। ये बस आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है, यानी कि ये कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, दरभंगा में, या बेगूसराय में, या भागलपुर में, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो है कांवर झील है फ्रेंड्स आपके जो है कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, अगर आप NCERT SCERT पढ़ेंगे तो आपको जो है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप पढ़ रखे हैं तो ये प्रैक्टिस आपके लिए रामबाण है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बेगूसराय जिला, देखिए बेगूसराय जिला अंतर्गत मंझौल अनुमंडल में 2500 एकड़ तक फैला कांवर झील। तो ये जो है कि कांवर झील कहाँ पर है, तो बेगूसराय जिले में है। ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए। और देखिए दरभंगा जिले में क्या है, कुशेश्वर स्थान है। ठीक है, कुशेश्वर स्थान वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न बन सकता है कि कुशेश्वर स्थान बिहार के जो है कि किस जिले में स्थित है जहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है कुशेश्वर स्थान। तो ये आपकी जो है कि बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है, ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं सिलिकॉन सिटी किस नगर को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं बनाया गया है, ये सभी चीज़ें आपके NCERT और SCERT बुक में दी गई हैं, उन्हीं चीज़ों की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखिए सिलिकॉन सिटी
किस नगर में स्थित है। देखिए TRE 3.0 में पूछा था कि साइलेंट वैली और जो है कि किस राज्य में है, तो केरल में है। ठीक है, इसी तरह सिलिकॉन सिटी किस नगर में स्थित है, ये जो है कि प्रश्न बन सकता है, जो कि आपके बिहार SCERT के बुक में दिया गया है और NCERT बुक में भी आपके दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो सिलिकॉन सिटी है ये आपके जो है कि बंगलोर जो है कि नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम लोग कहाँ से बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिर से हमने कहा था कि देखिए क्या आप जानते हैं, अगर करके दिया है तो समझ जाइए कि वो महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं, इसे सिलिकॉन जो है कि सिटी या नगर भी कहते हैं। किसको? बंगलौर को। तो यहाँ से जो है कि मैं प्रश्न आपका बनाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे। अब फ्रेंड्स कुछ लोग कमेंट करेंगे कि 2011 की जनगणना से प्रश्न आते हैं, 2001 तो बहुत ही पीछे की जनगणना है, इससे जो है कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपके बिहार SCERT के बुक में 2001 की जनगणना के बारे में भी 60 महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 881 व्यक्ति रहते थे। कहाँ पर? तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये आपका जो है कि आंकड़ा दिया भी गया है आपके बिहार SCERT के बुक में। देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है, तो 881 व्यक्ति है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक घनत्व वाला जो है कि जिला कौन है, तो पटना है। ये भी जो है कि प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। देखिए फ्रेंड्स, और संसाधन से भी एक या दो प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि TRE 3 में भी पूछा गया था। तो इसी तरह फ्रेंड्स देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। क्या सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, या अनवीकरणीय संसाधन है, या जीवाश्म ईंधन में आता है सौर ऊर्जा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो सौर ऊर्जा है ये फ्रेंड्स आपका जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है कि प्रश्न आपके जो है कि मैं कहाँ से बनाया हूँ, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि कैप्चर कर सकते हैं। देखिए नवीकरणीय संसाधन, तो सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं, होते क्या हैं, तो देखिए वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। देखिए जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन्य एवं वन्य प्राणी, ये जो है कि आपके क्या हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। देखिए जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और देखिए ये अनवीकरणीय क्या है, जिन्हें जो है कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए जो पुनः चक्रीय नहीं है, पुनः चक्रीय का मतलब जिन्हें जो है कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन में क्या आता है, कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या है, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ से आगे क्या प्रश्न बन सकता है, और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में और एक या दो जरूर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से क्या राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो मेधा पाटेकर, ये भी सही है। और देखिए चिपको आंदोलन, देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी जो है कि सही है। और संदीप पांडे वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार किए थे, ये भी जो है कि सही है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी जो है कि बिहार SCERT बुक में दी गई हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स उपयुक्त A, B और C तीनों सही है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है, सुमेलित, सही सुमेलित
नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें से जो है कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि सुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सभी चीज़ें आपके जो है कि SCERT बुक में दी गई हैं बिहार की। देखिए यहाँ से मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन या अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन और एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार किए थे। ये संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम थे इन लोगों के। ठीक है, तो ये जो है कि प्रश्न यहाँ से आपका बनाया गया था, जो कि फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किस महापुरुष का है? तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे ये प्रश्न नहीं बनाया गया है, ये लाइन आपके बिहार SCERT बुक में दी गई है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यह कथन किस महापुरुष का है? तो यह कथन फ्रेंड्स हमारे महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये लाइन अभी मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन और संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार करना। और इसी के ठीक ऊपर देखिए क्या दिया गया है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? तो देखिए इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक हैं। तो ये महात्मा गांधी के जो है कि विचार थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका कौन सा सही था? तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो गया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इस तरह का भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था और पूछा भी जाएगा। ठीक है, देखिए निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा जो है कि सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये केरल में है, ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है। और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है, ये भी जो है कि बिल्कुल सही है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स आपका जो है कि छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ में शायद नहीं है, ये जो है कि आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। तो यही जो है कि आपका क्या है, सही सुमेलित नहीं है। और सही सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित नहीं पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो यही जो है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारे जो है कि राष्ट्रीय उद्यान आपके जो है कि बिहार SCERT बुक में दिए गए हैं। तो मैं बारी बारी से सभी को नहीं बताऊंगा क्योंकि जो है कि फ्रेंड्स लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नज़र इसको जो है कि मारते रहिएगा, ये आपको जो है कि याद हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? पन्ना छतरपुर जो है कि जिले में है, कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये जो है कि, और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए केरल में क्या है? तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, देखिए तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये चेन्नई में है। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो है कि इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ से इतने ही। ठीक है, तो ये आपके जो है कि जितने राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं इनको आप जो है कि देख लीजिएगा, 15 या 20 होंगे। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए एक और प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बन सकता है। देखिए कहाँ से, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? यानी कि ये जो कैगा परमाणु विद्युत गृह है, ये जो है कि आपका किस राज्य में स्थित है, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या गुजरात में, या कर्नाटक में, या तमिलनाडु में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये जो कैगा परमाणु विद्युत गृह है, ये जो है कि आपका कर्नाटक जो है कि राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में कहाँ से बनाया गया है, तो देखिए ये देखिए आपके फ्रेंड्स यहाँ से भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। और देखिए यहाँ से अभी तक 6 परमाणु विद्युत गृह स्थापित हुए हैं, ठीक है, हमारे देश में। तो पहला क्या है, तो पहला फ्रेंड्स ये जो तारापुर परमाणु विद्युत गृह ये है, और राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह ये राजस्थान में है। और ये जो है कि आपका आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह ये क्या है, तो तमिलनाडु में है। और यहाँ से देखते हैं आगे, तो ये नरौरा परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। और देखिए ये काकरापारा परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। और कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जागवार जिले में, ठीक है। देखिए और कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह यह कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और 6 हैं, और ये 7वां को काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से बनाया गया है, इसलिए फ्रेंड्स इसको जो है कि काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न में कि कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह जो कि तमिलनाडु में है, किस देश के जो है कि सहयोग से बनाया गया है या चलाया जा रहा है, तो रूस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकता है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिकतम अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये 6 to 8 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, और TRE 3.0 में। तो ये प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिकतम अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पर पाई जाती हैं, क्या मन्नार की खाड़ी में, कोसी नदी में, या खंबात की खाड़ी में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स खंबात की खाड़ी में जो है कि ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में खंबात की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं ये जो है कि कहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ से ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा, देखिए समुद्र ज्वार एवं तरंग में जल गतिशील रहता है, अतः इसमें अपार ऊर्जा रहती है। देखिए यहाँ से खंभात की खाड़ी सबसे अनुकूल है, जहाँ पर 7000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी में 1000 मेगावाट तथा सुंदरवन में 100 मेगावाट का स्थान है। तो ये ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा सबसे अनुकूल कहाँ पर है, तो खंभात की खाड़ी में है। और खंभात की खाड़ी ऑप्शन में न हो तो कच्छ की खाड़ी याद रखिएगा, और फिर उसके बाद सुंदरवन। तो ये जो है कि प्रश्न आपका यहाँ से क्या है, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो निम्न में से कौन सा द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इस प्रश्न का मतलब ये है, उस अवस्था को, या जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो निम्न में से कौन सा द्रव ऐसा है जो निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्या शुष्क बर्फ है, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या ठोस अमोनिया है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक, ठीक है। और इसके जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, तो देखिए ये जो फ्रेंड्स शुष्क बर्फ जो होता है ये द्रव अवस्था में आए बिना सीधे जो है कि गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और शुष्क बर्फ जो है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग जो है कि शुष्क बर्फ या ड्राई आइस बोलते हैं। इस तरह का प्रश्न आपके TRE 1 में पूछा गया था। तो इसमें ठोस अमोनिया का कोई मतलब नहीं है। शुष्क बर्फ हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं, और इन दोनों का यही गुण है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फ्रेंड्स द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और इसी को हम लोग फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं। यहाँ पर आपके जो है कि NCERT बुक्स में दिया गया है क्लास 9th में। यहाँ पर देखिए द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से
यहाँ से आपको जो है कि प्रश्न हम कहाँ से बनाए थे, तो देखिए यहाँ से हम लोग प्रश्न बनाए थे। देखिए, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फियर एटीएम हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। और थोड़ा सा इसी पृष्ठ पे आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ से हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ या ड्राई आइस बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं TRE 3.0 PRT भी लिखा हूँ। ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। और ये जो बनाया गया है फ्रेंड्स, ये जो आपका बनाया गया है, ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इससे फ्रेंड्स आप जो है कि सभी की जो है कि जितने भी चीज़ें दी गई हैं, इनकी परिभाषा आप जो है कि सरल बना सकते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए ठोस अवस्था से, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, देखिए ठोस रहेगा और बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीर इधर गई है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ठीक है। और गैस से, गैसीय अवस्था से जो है कि द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ठोस में बदल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। और यहाँ पे देखिए निक्षेपण इसके नीचे भी दिया गया है। देखिए, देखिए गैस से सीधे ठोस की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये चीज़ें सारी दी गई हैं। और यहाँ से देखिए, देखिए ठोस से सीधे द्रव अवस्था में बदल जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संगलन कहेंगे। और यहाँ से द्रव अवस्था से सीधे ठोस में जब बदल जाएगा तो इसको हम लोग जमना कहेंगे। जैसे पानी से जो है कि जब बर्फ़ बनती है तो सीधे द्रव से क्या होता है, ठोस बर्फ़ बन जाती है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, द्रव से जो है कि सीधे गैस बन जाएगा तो वाष्पीकरण कहलाएगा। और गैस से सीधे द्रव में बदल जाएगा तो क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। तो इसको आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से जो है कि आपको ये याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया था, 3.0 री एग्ज़ाम PRT। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और प्रैक्टिस सेट में जब इस तरह का प्रश्न उससे संबंधित आता है, ये स्लाइड मैं इसलिए इसमें चिपका देता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जो नए स्टूडेंट हैं, जो हमसे नए लोग जुड़ रहे हैं, वो भी जो है कि इसी प्रैक्टिस सेट में इनको पता चले कि प्रश्न जो है कि यहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सूखी बर्फ़ है, इसका राइट आंसर क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर था। और ये जो है कि PRT में TRE 3.0 री एग्ज़ाम में पूछा गया था। और बात करेंगे कि BPSC के बिहार PCS में ये कितनी बार पूछा गया है। देखिए शुष्क बर्फ है, ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 42वीं BPSC प्री 1997-98 में पूछा गया है। और यहाँ से देखिए, ये देखिए 44वीं BPSC प्री 2000 में और 2001 में पूछा गया है। शुष्क बर्फ है, ऑप्शन नंबर सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ से आगे जब हम लोग देखेंगे तो देखिए 46वीं BPSC प्री 2004 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था, शुष्क बर्फ क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको यहाँ से बिल्कुल यकीन हो गया होगा फ्रेंड्स कि जो BPSC है वो NCERT और SCERT से बाहर प्रश्न नहीं पूछती है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को डाडट हम लोग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अभी मैं ऊपर बताया था, निक्षेपण बोलते हैं। जिसमें जो है कि गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया, सीधे गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाए, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, निक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये मैं ऊपर आपको दिखाया था, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस, यहाँ पर देखिए, देखिए गैस है और गैस से अगर सीधे ठोस बनेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसमें जो है कि 6 जो है कि परिभाषा आपको यह बताता है, स्लाइड या डायग्राम, ठीक है। तो 6 परिभाषा इसमें बनेगी और आराम से जो है कि आप इसको देख लीजिए। और यहाँ से देखिए तीसरा प्रश्न फ्रेंड्स हमारा क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, देखिए वह प्रक्रिया जिसमें
प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स ये देखिए वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? या ऑक्सीकरण कहेंगे, या अपचयन कहेंगे, या जलीय विश्लेषण कहेंगे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? अपचयन। इसमें फ्रेंड्स देखिए अपचयन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपचयन इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। और ये प्रश्न देखिए इधर उधर नहीं पूछा गया है। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया है, बीपीएससी टीचर में पूछा गया है 11th 12th वाले एग्जाम में 15/12/2023 को। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपचयन। और ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स में दी गई हैं और बीपीएससी के जो है कि स्कूल टीचर 11 12th वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दिया गया था। अब इसके विश्लेषण को भी हम लोग देख लेते हैं। अपचयन प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो सबस्ट्रेट CO2 और H2O प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके दो उत्पाद कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से देखिए आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? यानी कि फ्रेंड्स आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? इसको हमें बताना है। क्या विसरण होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, या परासरण होगा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये विसरण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये आपके बीपीएससी टीचर में पूछा गया था 9 to 10th वाले एग्जाम में 26 अगस्त 2023 को। देखिए आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए विसरण। ठीक है, और विसरण में फ्रेंड्स होता क्या है? देखिए आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण की क्रिया है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण की क्रिया को विसरण कहते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो CO2 को वातावरण से लेना तथा O2 का पत्तियों से निकलना विसरण का उदाहरण है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहाँ से देखिए अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। यानी कि वो कैसी अभिक्रिया है जिसमें यानी कि वो कौन सी अभिक्रिया है फ्रेंड्स जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उपचयन, अपचयन, या परासरण, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग अपचयन बोलते हैं, जिसमें जिस अभिक्रिया में जो है कि अपचयन में होता क्या है? तो ऑक्सीकरण की संख्या घटती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उपचयन बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण की संख्या जिसमें बढ़ेगी उसे उपचयन, घटेगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये कहाँ पर पूछा गया है? स्कूल टीचर हेड मास्टर में 10/12/2023 को। और यहाँ से देखिए अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपचयन। ठीक है, और यहाँ से इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे उपचयन, और ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे अपचयन। तो ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे। संघनन क्या है? यानी कि संघनन में होता क्या है? क्या गैस का ठोस में परिवर्तन हो जाता है, इसको संघनन बोलते हैं, या ठोस का द्रव में परिवर्तन हो जाता है, या संघनन की क्रिया में वाष्प का द्रव में परिवर्तन हो जाता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से
कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं ऊपर आपको बताया था जो स्लाइड ऐसे करके जो बनाया गया था, जो स्लाइड ऐसे करके ऊपर बनाया गया था, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, संघनन, वाष्पीकरण, ये सब जो था, उसी में जो है कि ये परिभाषा आपको मिल जाएगी। देखिए संघनन क्या है, तो संघनन में फ्रेंड्स होता क्या है, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना, इसी को जो है कि हम लोग संघनन बोलते हैं। संघनन की क्रिया में सीधे वाष्प से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको जो है कि हम लोग यहाँ से थोड़ा सा अगर ऊपर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, तो देखिए जो 6 का था, ठीक है, 6 का था, तो यहाँ से देखिएगा, हाँ ये देखिए फ्रेंड्स संघनन, ये देखिए संघनन, और संघनन में होता क्या है, वाष्प, इसको गैस बोलिए या वाष्प बोलिए, गैस से सीधे द्रव में। ठीक है, तो यहाँ से इसकी भी जानकारी आपको फ्रेंड्स होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न था, 6 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, यहाँ से आगे 6 नंबर का प्रश्न, वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डाटा तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, यानी कि क्लोरोफिल की जो अभिक्रिया होती है पौधों में, उसमें सूर्य के प्रकाश के किस किरण को जो है कि किस रंग के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है पौधा। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है कि आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स क्या हरे और नीले, या हरे और लाल, या लाल और नीले, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो लाल और नीला। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब लाल और नीले को क्यों अवशोषित करता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए, लाल और नीले, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डायरेक्ट तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए क्लोरोफिल एक रासायनिक फोटो रिसेप्टर यानी कि प्रकाशग्राही है, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश को रोकता है। यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम को लाल यानी कि लंबी तरंग दैर्ध्य जो होती है, लाल वाली, उसको ये लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, और नीला यानी कि लघु तरंग दैर्ध्य क्षेत्रों में प्रकाश को अवशोषित करता है। और हरा प्रकाश अवशोषित नहीं करता है बल्कि परावर्तित हो जाता है, इसी कारण कोई पौधा हरा दिखाई देता है। तो यही कारण है फ्रेंड्स कि पौधा हरा दिखाई देता है, क्योंकि उसका जो है कि वो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, यानी कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कहाँ पर, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम में, या पर ऑक्सीसोम में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। इस फिलहाल आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर ई। और फ्रेंड्स अब हम लोग इसको नीचे देख लेते हैं, तो ये प्रश्न पूछा कहाँ गया है, और 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में, और ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी भी बुक्स में दी गई हैं। देखिए सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 9 नंबर का प्रश्न क्या है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, यानी कि वो कौन सी गैस है फ्रेंड्स जो ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, या मीथेन है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये तीनों गैसें फ्रेंड्स ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं।
और यहाँ से ये प्रश्न पहले पूछा कहाँ पर गया है, तो देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया है। कहाँ पर? बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में, जो बीपीएससी इसका एग्ज़ाम लेती है, ठीक है। और देखिए यहाँ से कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी घटना है जहां पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करके उन्हें रोकती हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होता है और नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और जलवाष्प भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। देखिए, बिहार पीसीएस में ये जो है कि प्रश्न पूछा गया था। और देखिए फ्रेंड्स, केंद्रभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? क्या अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए जिम्मेदार है, या केंद्रभिमुखी जो बल होता है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना इसके लिए जिम्मेदार है, या वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना इसके लिए जिम्मेदार है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो जो आंसर पता है फ्रेंड्स वहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन, और जो आपको पता है उसको लिखिएगा और कमेंट जो है कि कर दीजिएगा कि सर 10 का जो है कि राइट आंसर सी है, या ए है, या बी है। अपना जो है कि सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। केंद्रभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स, ये जो है कि जिम्मेदार है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, इसके लिए जो है कि केंद्रभिमुखी बल जो है कि जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये प्रश्न अगर आ जाए तो आप कहेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछ लिया है। यहाँ पर देखिए, मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से, ये है आपका फ्रेंड्स क्लास 9th का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास 9th का जो है कि क्लास 9th के जो है कि चैप्टर में दिया गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा तो देखिए यहाँ से, ये देखिए, पत्थर द्वारा नियत परिणाम के वेग से वृत्ताकार पथ में गति। अब यहीं पे आपको जो है कि आंसर भी मिलेगा। देखिए, जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल या केंद्रभिमुखी बल इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है कि ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। और ये देखिए आपके 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ से यकीन हो गया फ्रेंड्स कि आपके जो है कि प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से बन रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, अगर आप टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं ये आपको जो है कि ज़रूर देखना एक बार ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपके एग्ज़ाम में उठाए जाएंगे। देखिए, केंद्रभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, इसके लिए जो है कि केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, एक समान वृत्ति गति स्थिर होती है, लेकिन दिशा बदलती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहाँ अभिकेंद्रीय या केंद्राभिमुखी बल कार्य करता है। तो आपको यकीन हो गया कि ये आपके जो है कि क्लास 9th से पूछा गया है। ये देखिए आपका जो है कि क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस में क्लास 9वें चैप्टर में, ठीक है। 9वां चैप्टर है क्या? गुरुत्वाकर्षण। और इसी में जो है कि ये प्रश्न आपका पूछा गया था। देखिए यहाँ से मैं कटिंग आपको दिखाया था ऊपर। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? क्या विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? और सुरक्षा फ्यूज जो होता है ये विद्युत धारा का तापी प्रभाव पर कार्य करता है? और ऑप्शन नंबर सी क्या है? विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है? या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी कि फ्रेंड्स उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि सुमेल है। यानी कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है।
और सुरक्षा जो फ्यूज होता है ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। और इससे प्रश्न विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर एक प्रश्न पूछा गया था TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में, जो कि ये जो है कि आपके क्लास 10th की NCERT साइंस से उठाया गया है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो यानी कि उपर्युक्त तीनों आपके राइट आंसर थे, इसलिए आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी सही था। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है। BPSC BAO का एग्ज़ाम लेती है, जो कि मार्च 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। और देखिए ये ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक विद्युत मोटर विद्युत यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में पद जो है कि बदलता है। और सुरक्षा फ्यूज जो है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। और विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये देखिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रभाव पर आधारित है। अतः सभी विकल्प जो है कि सुमेलित थे। अब देखिए यहाँ से 12 नंबर का प्रश्न है। ये फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए जो गोलकीपर होता है गोल करने के बाद अपने हाथ को पीछे खींचता है। या फ्रेंड्स आप जो है कि क्रिकेट खेलते होंगे, तो जब आप जब कैच करते हैं तो हल्का सा हाथ जो है कि पीछे करके जब कैच को पकड़ते हैं तो जो है कि आपके हाथ पे चोट नहीं लगती है। तो ये जो है कि आपके मैं दिखा चुका हूँ वीडियो के पहले ही। देखिए यहाँ से दिया गया है। देखिए इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर जो है कि कम होती है। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। जैसे कैच आता है आपके पास वैसे आप जो है कि हाथ को पीछे करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपके दिया गया है क्लास 9th के NCERT में। देखिए गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान मैच में क्षेत्ररक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा होगा। तो ये फ्रेंड्स जो है कि आपके बुक से ही प्रश्न है। और ये देखिए आपके जो है कि 68वीं BPSC प्री 2023 में ये प्रश्न पूछ लिया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का जो है कि उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है, तो BPSC 9 to 10th वाले एग्ज़ाम में स्कूल टीचर वाले एग्ज़ाम में ये TRE के एग्ज़ाम में 9 to 10th वाले में ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा गया था। देखिए फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली जो है कि उठाए जा सकते हैं। और यहाँ से देखिए एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। तो फ्रेंड्स ये जो एसिटिक अम्ल की गंध होती है ये जो है कि सिरके के समान होती है। ठीक है, सिरके के समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि फ्रेंड्स सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये 68वीं BPSC प्री 2023 में ये प्रश्न पूछ लिया गया था, जिसको आप जो है कि देख सकते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये आपके क्लास 10th की NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल क्षार तथा लवण। देखिए सिरका है और सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। तो यही कारण है फ्रेंड्स कि एसिटिक अम्ल की गंध जो है कि सिरके के समान होती है। और टमाटर में जो है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और ये TRE 1 में ही TRE 2.0 में पूछा गया था। और ये जो है कि आपकी TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो सभी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स चैप्टर। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स मैं क्लास 9th और क्लास 10th की NCERT साइंस को पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ चैप्टर वाइज। वहाँ से आप जो है कि प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। ऐसा क्यों होता है?
तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा इसलिए होता है कि खाने वाले जो डब्बे होते हैं उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, जिंक जिंक जो है कि टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो यही कारण है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये क्लास जो है कि आपके और 10th में दिया गया है, और देखिए क्लास 10th में दिया गया है, और ये जो है कि आपके TRE 3.0 में भी पूछा गया था, TRE 2 में भी और TRE 1 में भी, PRT में। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील या प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट में, लड़कों वाले में, तो इसलिए फ्रेंड्स इसको बताना जरूरी था। और यहाँ से देखिए ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए 11-12 वाले एग्जाम में, देखिए BPSC टीचर 11-12 वाले एग्जाम में पूछा गया है 15/12/2023। देखिए ऑप्शन नंबर बी कौन सा सही है, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो डायरेक्टली फ्रेंड्स आपको यहाँ से लाभ मिलेगा। और